देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम जो मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता है। इसमें कुछ अपवाद स्वरूप प्लांट ऐसे होते हैं जो मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, जिन्हें इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंतर्गत रखा गया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सर्वप्रथम सबसे पहले कार्ल लोरेंत्ज ने बताया था। कार्ल लोरेंत्ज नामक वैज्ञानिक ने सन 1903 ईस्वी में बताया था और उन्होंने अपना रिसर्च मिराबिलिस जलापा जी ने गुलाबास के नाम से जानते हैं, गुलाबास नामक पौधे पर किया था। ये ऐसे प्लांट होते हैं जो मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो कार्ल लोरेंत्ज ने किया गया था कि एक इन्होंने सेम मेंडल के नियमों पे चल रहे थे, लेकिन ये मेंडल के नियम को फॉलो ना करते हुए इन्होंने क्या किया था कि लाल फूल वाले पौधे को, लाल फूल और सफ़ेद फूल, जिसको सिंबल दर्शाया था कैपिटल W और इसका अपोजिट था स्मॉल w और स्मॉल w। उन्होंने मिराबिलिस जलापा नामक पौधे पर अपना जब रिसर्च किया तो कैपिटल W के बीच स्मॉल w के बीच जब क्रॉसिंग कराया तो उन्होंने F1 जनरेशन में यानी प्रथम पीढ़ी में उन्होंने ये पाया कि जो भी फूल आ रहे थे, यानी जो भी मिराबिलिस जलापा के फूल आ रहे थे, वो न तो F1 जनरेशन में रेड थे और न ही वाइट थे, बल्कि सभी पौधे क्या आ रहे थे, गुलाबी पिंक। अब उन्होंने नेक्स्ट पीढ़ी में किया क्या कि F1 जनरेशन में जो भी प्लांट आए थे उन्होंने फिर सेल्फ क्रॉस करके देखा। अब इन्होंने जब क्रॉस कराया तो देखते हैं कि कैपिटल W का इस कैपिटल W के साथ कैपिटल W, अब इस कैपिटल W का इस स्मॉल w के साथ जब क्रॉसिंग कराया तो कैपिटल W स्मॉल w और इस स्मॉल w का कैपिटल W के साथ क्रॉसिंग कराया और इस स्मॉल w का स्मॉल w के साथ क्रॉसिंग कराया तो ये जो पीढ़ी आए थे F2 पीढ़ी थी और इसमें जो रेशियो आया था, अनुपात आया था, वो 25% रेड फ्लावर थे और 25 और 50% जो भी प्लांट थे वो वाइट थे, पिंक थे और 25% जो फ्लावर थे वो वाइट थे। ये जो नियम है, इस नियम के आधार पे अगर इसका रेशियो देखा जाए 1:2 2:1, यही अपूर्ण प्रभाविता का रेशियो होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके पहले हम लोग उस टॉपिक पे बात किए थे जो मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करते थे, जिन्हें लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसे को डोमिनेंस के बारे में कहा गया है। इसमें को डोमिनेंस में होता क्या है कि जब लघु श्रृंगी अथवा छोटे सींग वाले मवेशियों में बालों का रंग के बीच में क्रॉसिंग कराते, चाहे कोई भी मवेशी हो, चाहे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कोई भी हो, उनके बीच में जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो रिजल्ट देखते हैं। तो इसमें करते क्या है कि मान लीजिए कोई काऊ को हम लोग चुन लिए कि जब होमोजाइगस डोमिनेंट रेड काऊ को कैपिटल R से जब दर्शाते हैं और होमोजाइगस रिसेसिव मीन्स कैपिटल R को इसका अपोजिट लेके स्मॉल और स्मॉल r यानी रेड काऊ को वाइट काऊ के साथ जब क्रॉसिंग कराते हैं तो F1 जनरेशन में प्रथम पीढ़ी में कुछ लक्षण रेड काऊ के आते हैं और कुछ कैरेक्टर्स वाइट काऊ के आते हैं। तो ये जो प्रथम पीढ़ी में जो भी कैरेक्टर आते हैं वो सभी हाइब्रिड से मवेशी आते हैं। जब इन दोनों के बीच में क्या करते हैं कि प्रथम पीढ़ी में जो भी मवेशी आते हैं यानी हाइब्रिड मवेशी आते हैं उनका पुनः क्रॉस, जिन्हें चितकबरा काऊ भी कहते हैं,
चितकबरा गाय भी कहते हैं। अब क्या करते हैं, जो F1 जनरेशन में जो भी लक्षण आते हैं उसी का हम लोग क्या करते हैं, फिर से क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन में। देखते हैं कि कौन सा नेक्स्ट पीढ़ी F2 पीढ़ी में कौन से मवेशी किस कलर के आते हैं। तो हम लोग रेड और वाइट काऊ की क्रॉसिंग कराते हैं, तो F1 जनरेशन में आए हुए मवेशियों का पुनः क्रॉस कराते हैं। तो इस कैपिटल आर का इस कैपिटल आर के संग क्रॉसिंग कराते हैं, तो कैपिटल आर ये जो हो जाता है रेड काऊ हो जाता है। अब इस कैपिटल आर का इस स्मॉल आर के साथ क्रॉसिंग कराते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और इस स्मॉल आर का इस कैपिटल आर के साथ क्रॉसिंग कराते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और इस स्मॉल आर का इस स्मॉल आर के साथ क्रॉसिंग कराते हैं, तो स्मॉल आर ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट, जिससे 25% जो भी काऊ आ रहे थे वो रेड थे, और 25 यानी 50% जो भी काऊ थे वो हाइब्रिड थे, यानी चितकबरा जिन्हें हिंदी में बोला जाता है हाइब्रिड थे। और जो 25% काऊ थे, 25% जो काऊ थे ये वाइट थे। और सेम ये मेंडल के जैसे नियम को फॉलो करता था। मेंडल के सेकंड नियम में ये भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो रेशियो आता था, सेम वही रेशियो यहाँ पे भी देखने को मिलता है। इसका जो अनुपात आता है रेशियो बराबर ये 1:2, ये 1 और ये 1 2:1। अब इस लघु श्रृंगी जंतुओं के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि जब होमोजाइगस डोमिनेंट की क्रॉसिंग होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस का उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हाइब्रिड माना जाता है। इन्हीं हाइब्रिड का प्रथम यानी F1 जनरेशन का F2 जनरेशन के साथ जब क्रॉस कराते हैं तो 25% रेड काऊ आते हैं, और 50% जो काऊ आते हैं वो हाइब्रिड यानी जिन्हें चितकबरा गाय कहते हैं, और 25% वाइट काऊ आते हैं। F2 यहाँ पे F2 जनरेशन। आई होप आप लोगों को ये भी वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जिन्हें लेथल जीन के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं घातक जीन। आप लोग को ही मालूम ही होगा कि घातक जीन होता क्या है, कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो किसी भी जीवों के लिए घातक बन सकते हैं। उन जीन को ही घातक जीन या लेथल जीन बोलते हैं। अब एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम एल क्यूनोट था। उन्होंने क्या किया था कि घरेलू चूहों में बालों के रंगों का पीला रंग का भूरे रंग के साथ उन्होंने जब क्रॉस कराया था तो पीला जो कलर के चूहे थे, माइस थे, वो भूरे रंग के चूहे पे डोमिनेंट थे। अब इन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम में यानी प्रथम पीढ़ी में जब क्रॉसिंग कराया था तो उन्होंने पीले चूहे का जो कलर था वो जो पीले चूहे का जीन था वो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई था, और जो भूरे रंग के चूहे का जीन था वो स्मॉल वाई था। जब इस पीले वाले चूहे को भूरे वाले चूहे के संग F1 जनरेशन में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जो भी चूहे उत्पन्न होते थे वो अगोटे उत्पन्न होते थे, जिन्हें भूरे रंग के चूहे कहते थे। उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में जो भी चूहे आते थे उनका रेशियो जो उनका अनुपात होता था रेशियो 1:1 के अनुपात में आ रहा था। फिर उन्होंने क्या किया कि जो चूहे मेल या फीमेल उत्पन्न हुए थे उन्हीं का अपोजिट जब उन्होंने F2 जनरेशन में क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में कैपिटल वाई का जब क्रॉस कराया तो कैपिटल वाई। अब ये जो जीन होते हैं ये जीन होते नहीं हैं, इसलिए इस जीन को लेथल जीन कहा जाता है, क्योंकि होमोडोमिनेंट लेथल जीन होते हैं, क्योंकि ये जो कैपिटल वाई होते हैं ये होमोजाइगस डोमिनेंट इसमें नहीं होते, क्योंकि हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव या हेट्रोजाइगस होते हैं या हाइब्रिड होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में ये जो चूहे बनते थे वो डेथ कर जाते थे, जिन्हें लेथल जीन के नाम से जाना जाता था। और ये जो नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल वाई का जब क्रॉसिंग कराते थे तो कैपिटल वाई
स्मॉल वाई आता था और स्मॉल वाई और कैपिटल वाई क्रॉसिंग होता था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस स्मॉल वाई का स्मॉल वाई के साथ स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यानी जो ये चूहे डेथ करते थे ये रेशियो जो होता था यहाँ से समाप्त हो जाता था। तो एल क्यूनोट ने किया गया कि जब देखा तो रिसर्च किया तो बार बार जो रेशियो आ रहा था वो 2:1, यानी जो रेशियो इसमें आ रहा था 2:1 के अनुपात में आ रहा था, क्योंकि जो 1% चूहे थे यानी 25% चूहे थे वो डेथ कर जा रहे थे, क्योंकि इनके जीन बहुत ही घातक होते हैं, इसलिए इन्हें घातक जीन के नाम से जाना जाता है। और ये 25% जो लेथल जीन थे ये यहाँ से समाप्त हो जाते थे, जबकि मेंडल का जो मेंडल का नियम था उसमें जो रेशियो आता था, रेशियो मेंडल के नियम में आता था वो 3:1 आता था, लेकिन यहाँ पे 1 रेशियो गायब हो जा रहा था। तब उन्होंने पता लगाया कि कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जो किसी भी जीवों के लिए घातक साबित होते हैं, इसलिए इन्हें लेथल जीन के नाम से जाना जाता है। लिंग निर्धारण क्या है आप लोग को तो मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो चलिए बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन वह प्रोसेस होता है जो यह तय करता है कि आने वाली अगली पीढ़ी नर होगी अथवा मादा, यानी लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया होता है जिसमें यह तय होता है कि आने वाली अगली पीढ़ी नर होगा अथवा मादा। जो पहले बात करते हैं कि गुणसूत्र क्रोमोसोम, जो मनुष्य में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 होती है, यानी 23 पेयर, 23 पेयर। हम लोग ये भी जानते हैं कि सभी जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक समान होती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बंदर हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, लगभग सभी जीवों में अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या एक समान होती है। और वो गुणसूत्र उसकी आकृति माप एवं उसकी रचना के आधार पे सब समान होते हैं। और गुणसूत्र जो होते हैं हमेशा पेयर के रूप में होते हैं। गुणसूत्र हमेशा सभी जीव जातियों में पेयर के रूप में होते हैं, इसलिए इसे होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा जाता है। जब गुणसूत्र हमेशा जातियों में पेयर के रूप में होते हैं तब उसे होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। समझ में आ गया? यानी मनुष्यों में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 यानी 46 या 23 पेयर में होता है। और सभी जीव जातियों में जो गुणसूत्र होते हैं वो पेयर में होते हैं, क्योंकि उसकी आकृति रचना एवं माप के आधार पर सभी जीवधारियों में गुणसूत्र हमेशा पेयर के रूप में होते हैं। जब गुणसूत्र पेयर के रूप में होते हैं तब उसे होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। और जो क्रोमोसोम होते हैं यानी गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा 2 भागों में डिवाइड होते हैं, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम को 2 भागों में बांटा गया है। अब 2 भाग कौन कौन से होते हैं क्रोमोसोम के? फर्स्ट तो पहला होता है ऑटोसोम्स, दूसरा होता है एलोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स गुणसूत्र के पार्ट होते हैं, यानी क्रोमोसोम के भाग होते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं इनकी संख्या मनुष्यों में 22 पेयर अथवा 44 क्रोमोसोम होते हैं, जिसे अलिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है। ऑटोसोम्स को हिंदी में अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। इनकी संख्या मनुष्यों में 22 पेयर अथवा 44 क्रोमोसोम होते हैं। और ऑटोसोम्स की बात करते हैं तो ऑटोसोम्स का लिंग निर्धारण में कोई भी भूमिका नहीं होता है।
जो भूमिका होती है सभी सब एलोसोम्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आने वाली संतान या आने वाली पीढ़ी या आने वाली ऑफ स्प्रिंग जो होती है वो एलोसोम्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। मनुष्यों में एलोसोम्स की संख्या या तो XX के रूप में होंगी या फिर XY के रूप में होंगी। अब देखते हैं, अब आगे के टॉपिक की बात करते हैं। तो फीमेल में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल में सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो XX के रूप में होते हैं और मेल में जो होते हैं XY के रूप में होते हैं। इसीलिए इन्हें इसीलिए मैकलैंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1902 ईस्वी में लिंग गुणसूत्र 1902 ईस्वी में लिंग गुणसूत्र मैकलैंग ने 1902 ईस्वी में लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीवाद प्रस्तुत किया था। लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीवाद प्रस्तुत किया था, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यानी मनुष्य में जो क्रोमोसोम होते हैं वो XY या XX के रूप में होते हैं। मनुष्य के मेल में क्रोमोसोम XY के रूप में, जबकि फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम XX के रूप में उपस्थित होते हैं। तो देखते हैं कि जो मेल है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें यही लिंग निर्धारण का मतलब यही होता है कि लिंग निर्धारण वह प्रोसेस होती है जिसमें यह तय करना होता है कि आने वाली पीढ़ी या आने वाला संतान या आने वाली ऑफ स्प्रिंग नर होगा अथवा मादा। अब तो यहाँ से हम लोग पता कर लेते हैं, एक मेल दूसरा फीमेल। मेल का फीमेल से क्रॉसिंग जब होता है, जब ये दोनों फ्यूजन करते हैं, ये जो दोनों फ्यूजन करते हैं मेल और फीमेल, मेल से जो होते हैं वो सिक्रीशन ऑफ स्पर्म, मेल से जो सिक्रीट होते हैं उसे स्पर्म कहते हैं, और फीमेल से जो सिक्रीट होते हैं उसे ओवम या एग सेल कहते हैं। ये भी एन होते हैं और ये भी एन होते हैं। बात करते हैं स्पर्म जो होते हैं वो छोटे होते हैं, यानी एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम जो होते हैं एक्स क्रोमोसोम बड़े होते हैं और वाई क्रोमोसोम छोटे होते हैं, लेकिन स्पर्म जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। जो ओवम होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव होते हैं, इसलिए स्पर्म एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, ओवम में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, इसलिए यह एक जगह स्थिर होता है और स्पर्म को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए इसे इनएक्टिव माना गया है। अब क्रोमोसोम जो होते हैं वो मनुष्य के मेल पार्ट में एक एक्स होता है और दूसरा क्रोमोसोम वाई होते हैं। इसी तरीके से फीमेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं एक्स और दूसरा होते हैं एक्स। अब इसमें बात करते हैं, इसमें एक्स वाई जो क्रोमोसोम है इसके साथ दोनों के साथ ऑटोसोम्स भी जुड़े होते हैं। पहले ही हम बता दिए, जो ऑटोसोम्स होते हैं यानी 22 पेयर अथवा 44 क्रोमोसोम और एलोसोम्स जो होते हैं वो या तो मेल में XY होगा या फीमेल में XX होगा। तो यहाँ से बात करते हैं, तो इस एलोसोम के साथ
इसमें ऑटोसोम्स जरूर जुड़े होते हैं। जो ऑटोसोम्स होते हैं उनकी संख्या 44 होती है, यानी 22 प्लस 22 और 23 पेयर हो गया। यहाँ भी 22 प्लस 1 23, यानी 23 ये 23 से 46 क्रोमोसोम हो गए। यहाँ पे भी 22 प्लस और यहाँ पे भी क्या होते हैं 22 ऑटोसोम्स एलोसोम्स के साथ जुड़ के 23 पेयर क्रोमोसोम बनाते हैं। अब इनकी हम क्रॉसिंग करते हैं, क्रॉस करा के दिखाते हैं कि नेक्स्ट पीढ़ी क्या आती है। तो इस 22 प्लस एक्स के साथ इस 22 प्लस एक्स को जोड़ते हैं तो देखते हैं 22 और 22 44, यानी 22 प्लस 22 44 प्लस एक्स और ये एक्स। अब इसकी क्रॉसिंग मेल के एक्स वाले भाग सॉरी फीमेल के एक्स वाले भाग से क्रॉसिंग कराते हैं। तो यहाँ भी 22 यहाँ पे भी 22, यानी 44 प्लस एक्स एक्स। अब मेल का वाई और फीमेल का एक्स के साथ क्रॉसिंग कराते हैं तो 44 प्लस एक्स वाई, और इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कराते हैं तो 44 प्लस एक्स वाई। यानी लिंग निर्धारण में यह प्रक्रिया सबसे सिंपल और सबसे आसान है। और देखते हैं कि कितना परसेंट अगली संतानें में ऑफ स्प्रिंग में नर आए और कितने मादा। तो 25 25 25 25 100% जो है 100% में से यानी 25 यानी 50% जो भी पीढ़ी आएगी वो गर्ल्स होंगी, यानी लड़की। और ये 25 यानी 50% जो अगली पीढ़ी आएंगी वो बॉयज होंगे। यानी जो भी होंगे 50% क्रॉसिंग कराने पे 50% गर्ल्स उत्पन्न होती हैं और 50% बॉयज उत्पन्न होते हैं। फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार, जो चीज़ें आपको बताया गया है उसी टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि लिंग निर्धारण क्या होता है। लिंग निर्धारण आपको मालूम हो गया होगा कि लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन वह प्रोसेस होती है जिसमें यह तय करना होता है कि अगली आने वाली पीढ़ी नर होगी अथवा मादा। तो हम लोगों ने जान लिया कि जो ये सभी क्या करते हैं मनुष्यों के सेल के क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करते हैं। मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, यानी 46 होती है। और पेयर में बात करते हैं तो 23 होती है। क्रोमोसोम दो भागों में डिवाइड होते हैं, एक ऑटोसोम्स होते हैं फर्स्ट, और सेकंड जो होते हैं एलोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स की जो संख्या होती है सेक्स क्रोमोसोम में वो 22 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। और इसका लिंग निर्धारण में कोई भी भूमिका नहीं होता है। जो भूमिका होता है वो एलोसोम्स का होता है। एलोसोम्स क्या होते हैं? जिन्हें हिंदी में लिंग गुणसूत्र कहते हैं। एलोसोम्स भी क्रोमोसोम के ही भाग हैं। ये मनुष्यों में एक्स वाई या एक्स एक्स के रूप में पाए जाते हैं। तो मनुष्य के मेल में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, और फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक्स एक्स के रूप में होते हैं। अब हम लोग क्रॉसिंग करा लेते हैं मेल और फीमेल के बीच में। मेल जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं स्पर्म, और फीमेल जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं ओवम या एग सेल। जो स्पर्म होते हैं वो एक्टिव होते हैं और ओवम जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं। एक्टिव और इनएक्टिव की बात करते हैं तो एक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये इनके जो स्पर्म होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। यही फ्लैजिला के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जबकि इनएक्टिव होने का कारण ये एग होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, बल्कि यही एक्टिव स्पर्म क्या करते हैं, ये एग सेल के पास स्विम करके या फ्लो करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और मेल का फीमेल के साथ फ्यूजन करते हैं। तो मेल में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है एक्स वाई के रूप में होती है, जबकि फीमेल में एक्स एक्स के रूप में होती है। एक्स के साथ 22 ऑटोसोम्स सभी के साथ जुड़े होते हैं। तो हम इस एक्स का मेल के एक्स का फीमेल के एक्स के साथ क्रॉसिंग करते हैं तो एक्स एक्स होता है, और मेल का एक्स फीमेल के एक्स के साथ क्रॉसिंग होता है तो एक्स एक्स होता है। और फिर मेल का वाई फीमेल के एक्स के साथ क्रॉस करता है तो एक्स वाई होता है, जबकि मेल का वाई और फीमेल का एक्स क्रॉसिंग करते हैं तो एक्स वाई होता है। यानी लिंग निर्धारण में यही
हमें निष्कर्ष मिलता है कि जो भी अगली आती हैं संतान वो 50% गर्ल होती हैं और 50% बॉयज। बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। बात कर चुके हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या कहा गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब यही होता है कि इसमें अगली पीढ़ी आने वाली तय की जाती है कि नर होगा अथवा मादा। तो अब हम लोग उस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट जो हम लोग की टॉपिक है वो है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, अभी हमने बताया कि सभी जीवों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो एक समान होती है। सभी जीवों में, मतलब जो भी जीव होते हैं, चाहे वो कुत्ता हो उसकी प्रजाति में, उसकी जाति में गुणसूत्र जो होंगे एक समान होंगे। बंदर होंगे तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। इसी तरीके से मधुमक्खियों में भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, एकदम समान होती है। तो अब देखते हैं कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो सेम चीज़ें जो मनुष्यों में देखे हैं, उनके जो क्रोमोसोम थे वो XX थे और XY थे, उनके बीच क्रॉसिंग कराए थे। तो सेम यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि मधुमक्खी में यानी बी में कैसे लिंग निर्धारण होता है। तो बात करते हैं मेल बी जो होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं। मतलब होमोगैमेटिक का मतलब ये होता है कि उनके जो गैमेट्स होते हैं वो एक समान होते हैं। मतलब जेड या जेड यानी ये जो क्रोमोसोम होते हैं उनको जेड से दर्शाया गया है, इसलिए इन्हें होमोगैमेटिक मतलब एक समान गैमेट्स कहा गया है। और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं यानी फीमेल बी में जो गैमेट्स होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं। हेट्रोगैमेटिक का मतलब यही होता है कि जो उनके क्रोमोसोम होंगे वो अलग अलग होंगे, जिनको कैपिटल जेड और कैपिटल डब्ल्यू यानी अलग अलग क्रोमोसोम से दर्शाया गया है। तो जब मेल का फीमेल बी के साथ क्रॉसिंग कराते हैं तो क्रॉस करा के देखते हैं तो इस कैपिटल जेड का, मेल के कैपिटल जेड का फीमेल के कैपिटल जेड के साथ क्रॉसिंग होती है। तो कैपिटल जेड मेल का और फीमेल का कैपिटल जेड जेड हो गया। और इस मेल का जेड यानी इस मेल का जेड क्रोमोसोम फीमेल के डब्ल्यू क्रोमोसोम के साथ क्रॉस करता है तो जेड डब्ल्यू होता है। और फिर नेक्स्ट दूसरा मेल का जेड क्रोमोसोम फीमेल के जेड क्रोमोसोम के साथ क्रॉसिंग करता है तो जेड जेड आते हैं। और फिर मेल का जेड और फीमेल के कैपिटल डब्ल्यू के साथ क्रॉसिंग कराते हैं तो जेड डब्ल्यू आते हैं। तो यानी रिजल्ट यही आता है कि जो बी होते हैं उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, एक में मेल में जो होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं मतलब एक समान होते हैं, और फीमेल में हेट्रोगैमेटिक होते हैं जो क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। इन्हें दर्शाया भी जाता है क्रोमोसोम से अलग अलग। एक तो जेड जेड ये होमोगैमेटिक होंगे और जेड डब्ल्यू ये क्या होंगे हेट्रोगैमेटिक होंगे। इनके जो गैमेट्स होते हैं अलग अलग होते हैं, जबकि इनके जो गैमेट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, एक समान होते हैं। तो इसमें जो रिजल्ट आता है वो 50% कैपिटल जेड यानी 50% जो होंगे मेल भी होंगे, और कैपिटल जेड और कैपिटल डब्ल्यू का कैपिटल जेड कैपिटल डब्ल्यू के साथ 50% ये फीमेल भी और ये मेल भी। तो आज का वीडियो यानी आज की जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ी है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़े हैं। वो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन में पढ़ा था और उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इन बी में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करते रहिए।